11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आज के क्लास में जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है द थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर इस चैनल पर मैं फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ पिछले 2 सालों में कि ये चैप्टर हम शूट ही नहीं कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गाइज मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रखूं और साथ साथ में जेई और नीट के लेवल का कंटेंट भी डालूं। तो गाइज थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी बातचीत आपके साथ कर लेता हूं। सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात, मेरा दूसरा YouTube चैनल दैट इज मृत्युंजय पंड्या, जी हाँ नाम लिखा हुआ है टी शर्ट पर, यही मेरे दूसरे चैनल का नाम है। इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उस चैनल पर मैं बनाता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो आपको स्ट्रेटेजीज, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कैसे किसी एग्जाम को क्लियर करना है, एग्जाम के अपडेट्स वगैरह वगैरह और कुछ थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऊपर बेल आइकॉन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी खास बात, हमारा एप्लीकेशन ग्रेविटी सर्कल ऐप वो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। ग्रेविटी सर्कल ऐप पर 2 चीजें हैं। पहली, नोट्स जो आप लोगों को परचेज करने होंगे, अगर आपको लगता है तो परचेज कीजिए, अदरवाइज जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और अपने बनाए हुए नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं। तो इट्स अप टू यू क्या करना है। सेकेंड बात, उस एप्लीकेशन पर आप फ्री में हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एक बैच होगा जिसमें आपको एनरोल करना है। बैच के कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उस कोड को यूज करके बैच में एनरोल हो जाइए और हर सैटरडे संडे फ्री टेस्ट दीजिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। तीसरी बात, हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल दैट इज ग्रेविटी सर्कल ऑफिशियल, हमारा टेलीग्राम एप्लीकेशन पर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जितने भी नए वीडियोस, नए अपडेट्स आए मैं वहां पर पोस्ट करता हूं। हम लोगों का एक आपस में शायद एक अच्छी कनेक्टिविटी बन सके। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या, आप देख रहे हैं ग्रेविटी सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, पता नहीं क्या हवा बनी हुई है इस चैप्टर की कि ये डेंजर चैप्टर है, ये डेंजर मानुस है, बाबा रे बाबा रे बाबा, बहुत गुस्से वाला प्राणी है, ये बहुत तकलीफ देता है बच्चों को। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। क्लास 11th में भी आपको फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा, लेकिन गाइस मैं बता दूं कभी भी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स को मिक्सअप करने की कोशिश मत करना। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अलग है, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स कई मामलों में आपको डिफरेंस वहां पर फील होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है 11th फिजिक्स के और 11th केमिस्ट्री के थर्मो को अलग अलग ही रखें। शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना। गाइस आपने देखा होगा कई ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है या कई ऐसी प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है किसी एटम से, आपको किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आपको फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, है ना। आप लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या कैल्शियम कार्बोनेट का कन्वर्जन करना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये जो 3 प्रोसेसेस आपके सामने मैंने लिखी है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, क्या ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम को आप लोग पहले आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ के नहीं आए हो? व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, मार्क माय वर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, क्या लिख रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन एटम, given to an atom so that it can remove its valence electron। एक एटम को जो कि अभी गैसियस फेज में है, एटॉमिक फॉर्म में है, आप कितनी एनर्जी देते हो, कितनी एनर्जी देते हो ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव कर सके। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग पढ़कर आए हैं
दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ये केमिकल बॉन्डिंग और उसके पहले वाला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने ये बातें पढ़ी है। दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये एक वर्ड हम लोग पढ़कर आए हैं। क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द बॉन्ड या गिवन टू द मॉलिक्यूल सो दैट इट्स बॉन्ड कैन बी broken या इट बॉन्ड कैन बी ब्रेक, या इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। इस प्रकार के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इस प्रकार के बॉन्ड्स को तोड़ देने के लिए आप लोग जो एनर्जी देते हो, अगेन यू आर गिविंग द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा, यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके इसका क्या कर रहे हो? डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन के लिए भी आपने क्या करा? हीट प्रोवाइड करी। तो आपके पास में केमिस्ट्री में कई ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें आपको एक प्रोसेस करने के लिए, एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। एंड इस तरीके की कंडीशंस को बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस। किसी एक चीज को जब आप हीट देते हो तब वो काम कर पाए, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्या इतने चीज के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? सिमिलरली आपने दूसरा वर्ड पढ़ा होगा दैट इज एक्सोथर्मिक, तो हम उसकी बात भी करते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की जरूरत है कि जब हम लोग हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक। फिर आपने देखा होगा कई जगह फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ H2NO2। जब आप H2NO2 को रिएक्ट करके वाटर बनाओगे, जब वाटर फॉर्मेशन होगा तो वाटर बनने के बाद हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होने की वजह से क्या होगा? आसपास का जो एरिया है वो गर्म हो जाएगा, है ना? कोई बॉन्ड नया बना, कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, या कोई नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, कोई नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, या कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अगेन क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी। कोई एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट शेल, टू फुलफिल देयर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इन सारे केसेस में आपको एनर्जी बाहर निकलती हुई दिख रही है, यहां पर आपको एनर्जी इवॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड सच इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट बाहर की ओर निकल रही है, हीट बाहर जा रही है। तो गाइस, अगर आप केमिस्ट्री में काम कर रहे हो तो या तो आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलेगी या तो आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस मिलेगी। ऐसा बहुत रेयर होगा, ऐसा बहुत कम होगा कि ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई ना तो एनर्जी रिलीज हुई। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, अगर एनर्जी इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। तो गाइस, यहां पर हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मेजरली हम लोग यहां पर डील कर रहे हैं ईदर विथ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। तो एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री में अगर आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, मतलब आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या किसी एटम के बॉन्ड को बना रहे हो, छोटे से बड़े की ओर जो भी काम कर रहे हो, एनर्जी का इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा दैट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस यहां पर इन्वॉल्व है। उसके अलावा जब आप क्लास 12th में जाओगे तो अब आप एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ोगे, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ोगे जिसके अंदर आप लोग अलग अलग सेल्स बनाना सीखोगे। सेल्स कैसे? अभी बेस्ट एग्जांपल आप सेल का समझो, आपके घर पे लगी हुई इन्वर्टर की बैटरी, आपके मोबाइल की बैटरी, आपके सेल जो आपके टीवी के रिमोट में सेल है, इन सब के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भरे हुए। अभी बस इतना समझो,
ये केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल एनर्जी छोड़ते हैं, और फिर ये सेल उस केमिकल एनर्जी को पकड़ के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? जो आपके सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर, इन सेल के अंदर क्या वर्क कर रही होती है? कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। सेल के अंदर क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शंस। और अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो दुनिया की, वो या तो एंडोथर्मिक होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी। और हमने देखा कि जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ये सारी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक टाइप की। मतलब ये क्या करेगी? एनर्जी छोड़ेगी। तो इन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा छोड़ी गई एनर्जी को हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। और फिर ये सेल इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। काय के अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, मजा आ रहा होगा तो सुनना, देखो बहुत मजा आएगा। आप लोगों ने कभी थर्मल वाटर प्लांट, ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में सुना है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है सुना है? देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ऐसे बड़े बड़े झरने होते हैं इस प्रकार के, जो बहुत ऊंचाई से पानी जहां पर गिरता है। आप कभी फील करना कि अगर झरने पर यहां पर पानी बह रहा है, अगर आप कभी यहां पर पानी को फील करोगे तो यहां का पानी ठंडा मिलेगा आपको। लेकिन जब पानी यहां से एकदम से नीचे गिरेगा, जब पानी इतनी हाइट से जब नीचे गिरेगा, ठीक है, तो यहां का पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। यहां का पानी आपको थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिलेगा, गुनगुना सा पानी मिलेगा। यहां पर नहाने में आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन यहां का पानी ठंडा होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि ये पानी यहां से यहां आकर गर्म हो गया। एक्चुअली क्या हुआ है, जब पानी यहां से गिरा तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशन के खिंचाव की वजह से इस पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इस पानी की क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और जब ये यहां पर आकर नीचे जोर से टकराया, तो जब ये पानी यहां नीचे आकर गिरा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो अब चेंज हो गई काय में? हीट के अंदर। उससे थोड़ा पानी गर्म हो गया, उससे थोड़ा पानी गुनगुना हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, झरने के पानी की जो एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है। भाई दिन भर तो हम नहाएंगे नहीं और झरने के पास तो रहेंगे नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने या जो ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं, हमारे दोस्तों ने क्या करा, इस झरने के अंदर छेद करा और यहां पर एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया। यहां पर एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया। अब जब पानी हाइट से आकर गिरता है, जब पानी हाइट से आकर इन पैडल्स पर टकराता है, तो ये पैडल इस डायरेक्शन में घूमेगा। और क्योंकि पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बहुत फास्ट मूव करेगा। तो हमने पानी का जो मूवमेंट था, पानी के मूवमेंट को, यानी पानी के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने रोटेशनल एनर्जी में बदल दिया। क्योंकि यहां पर रोटेशन हो रहा है इसलिए काय में बदल गया ये रोटेशनल एनर्जी। पंखा तेज 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 घूम रहा है, और इसको हमने फिर बाद में जनरेटर वगैरह से, इन्वर्टर्स वगैरह से कनेक्ट करके इसको हमने बदल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसीलिए तो हमारे पास में फिर वो खंभों से बिजलियां आती है। तो फिर हमने रोटेशनल एनर्जी को और पानी की काइनेटिक एनर्जी को काय में बदल दिया? इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैंने आपके सामने ज्ञान बांटा है, ये ज्ञान क्या सिखा रहा है? ये ज्ञान सिखा रहा है मेरे प्यारे बच्चों को कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। मतलब मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता हूं। वहीं आप कई ऐसे सेल्स पढ़ोगे क्लास 12th में, जिनमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बना रहे हो। फिर अभी आपने देखा कि आपने काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में बदला, रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला। तो ये सब क्या है? इसका मतलब है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है।
एनर्जी कैन बी कन्वर्टिबल, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इस बात का भी मेरे सारे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स का जो हमें पढ़ना होता है, जिस पर हम लोग मेजर फोकस करेंगे, हमेशा याद रखेंगे दैट एनर्जी इज कन्वर्टिबल, इज कन्वर्टिबल। एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कन्वर्टिबल रहेगी। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? तो आपको जो मैंने दो बेसिक बातें पढ़ाई, क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को? समझ रहे हो बात को? अच्छा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने सोच लिया, समझ लिया कि एनर्जी एंडो एक्सो हो सकती है और एनर्जी इज कन्वर्टिबल। आगे बढ़े, चलिए गाइस, अब आप लोग पूरी तरीके से रेडी हो, आपका दिमाग पूरी तरीके से तैयार है थर्मोडायनेमिक्स टर्म को डाइजेस्ट करने के लिए। तो गाइस, व्हाट इज थर्मो? थर्मो मींस हीट, यानी अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में थर्मो का मतलब देखें तो वो हीट होता है, एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स कैन बी कॉल्ड एज फ्लो ऑफ हीट, या फ्लो ऑफ हीट, और हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो आप इसे एनर्जी भी लिख सकते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ हीट। लेकिन अपन इसको और अच्छे से देखें दैट व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स is the branch of chemistry, is the branch of chemistry, chemistry, not chemistry, it's chemistry, Bangor cement, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। So thermodynamics is the branch of chemistry that deals with the flow of energy from या सिंपल अभी तो लिखो that deals with the flow of energy, flow of energy। तो केमिस्ट्री की ये थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जो डील करती है विद द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत इसके अंदर प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक चीज और, अभी हमने देखा कि एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं दैट थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ द क्वांटिटेटिव मतलब आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि कितनी एनर्जी बदली, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी हूं और आपने मुझे रोटेशनल एनर्जी में बदला, तो मैं पूछूंगा मुझे कितना बदला? क्या मुझे पूरा 100% बदल दिया? वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। पूरा काइनेटिक एनर्जी पूरा रोटेशनल में नहीं जाएगा, कुछ पार्ट जाएगा। तो कितना पार्ट जाएगा, तो कितना चेंज हुआ, वो आपको बताएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक टाइप से दूसरे टाइप में, तो कितना हुआ है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। कुछ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स से कुछ की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स नेवर डील्स विथ टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी के साथ कभी डील नहीं करेगा। इट नेवर डील्स विद द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी अगर मेरी बॉडी में एनर्जी है तो मेरी बॉडी में टोटल कितनी एनर्जी है उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ किससे लेना देना है कि मैं कितनी एनर्जी आपको पढ़ाने में लगा रहा हूं, बस ये उतने चेंज की बात करेगा। समझ रहे हो? टोटल एनर्जी की ये कोई बात नहीं करेगा। इसका पूरा फोकस किस पर रहेगा कि कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, कितनी एनर्जी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हुई, या कितनी एनर्जी का फ्लो हुआ। बस टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका टोटल एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट ओनली डील्स विथ
द चेंज इन एनर्जी, इट ओनली डील्स विद द चेंज इन एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी चेंज हुई। आपको सिर्फ यहां पर ध्यान रखना, देखो बेटा ये की पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपको आगे थर्मोडायनेमिक्स पूरा समझने में मदद करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का सब्सटेंस बी नाम के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके सी नाम का प्रोडक्ट बना रहा है। केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में इस ए नाम के सब्सटेंस के पास 10 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी थी, इस बी के पास भी 10 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी थी। आपको रिएक्शन करनी है, इसलिए आपने इन्हें एनर्जी दी, इसलिए ये प्लस साइन आ गया, मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। आपने इसे एनर्जी दी, ठीक है। अब जब सी नाम का प्रोडक्ट बना तो इसने क्या करा, इसने 18 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिलीज कर दी, यानी इन दोनों की मिलाकर टोटल एनर्जी कितनी थी, 20 किलो जूल्स पर मोल, यानी रिएक्टेंट के पास 20 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी थी। लेकिन जब रिएक्शन खत्म होकर सी नाम का प्रोडक्ट बना, इसने 18 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज कर दी। तो कितना चेंज आया, 20 ली 18 छोड़ दी, या 20 थी 18 रिलीज कर दी, तो कितना चेंज आया, 2 किलो जूल्स पर मोल का। तो थर्मोडायनेमिक्स का इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ इससे लेना देना है कि कितना चेंज आया, सिस्टम में कितना चेंज आया, एनर्जी में कितना बदलाव आया, बस। तो ये जो 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, या ऐसा बोलते हैं कि इसके पास इतनी एनर्जी है, तो इसके पास 20 थी, इसके पास 18 है, तो बाकी की 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी का क्या हुआ, इसने रिलीज कर दी। ऐसा मानो कि रिएक्टेंट के पास मिलाकर 20 किलो जूल की एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास में 18 किलो जूल की एनर्जी है, तो 2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी का क्या हुआ, इसने रिलीज कर दी। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इस 2 किलो जूल पर फर्क करेगा कि इसने 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर दी, मतलब ये रिएक्शन ओवरऑल कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, इसने 2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी छोड़ दी। इस चीज पर ये फोकस करेगा। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाह यार, सैफ अली खान तुम्हें पढ़ा रहे यार, कम ऑन मैन, थोड़ा सा बूस्ट अप करो यार, कम ऑन यार, वाह ए मैन कम ऑन यार, है सैफू मैन सैफू। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, हाँ देखो मैं खुद ही भूल गया, सैफ ने मुझे बुला दिया मैन। चलिए हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स के स्कोप की बात कर लेते हैं। देखो मैं सब यहीं पढ़ा देता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स कहां आपकी मदद करेगा, थर्मोडायनेमिक्स कहां आपकी मदद करेगा। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स आपके केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट बताएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात समझना, एक बात बेसिक से समझना। जैसे मान लो ए नाम का रिएक्टेंट बी नाम के रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर सी नाम का प्रोडक्ट बनाया, या अपन ऐसा मानते हैं कि ए नाम के रिएक्टेंट ने सी नाम का प्रोडक्ट बनाया। शुरुआत में रिएक्टेंट की मात्रा 100% होगी और प्रोडक्ट की मात्रा 0% होगी। अब केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ी तो रिएक्टेंट 10% खत्म हो गया, तो 10% प्रोडक्ट बन गया। केमिकल रिएक्शन और आगे बढ़ी, रिएक्टेंट 70% बचा, प्रोडक्ट 30% बन गया। केमिकल रिएक्शन और आगे बढ़ी, रिएक्टेंट 40% बचा, प्रोडक्ट 60% बच गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब केमिकल रिएक्शन कहां आ गई, इक्विलिब्रियम में। अब केमिकल रिएक्शन कहां आ गई, इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, अब इसका मतलब यह है कि जैसे ही 1% रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, तुरंत 1% प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो गाइस इक्विलिब्रियम का मतलब 50-50% नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसा लिया, कुछ बच्चे इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि रिएक्शन 50% पर आ गई, 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। अलग अलग केमिकल रिएक्शन का
इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग अलग होता है। तो जैसे इस रिएक्शन में जैसे प्रोडक्ट 40%, सॉरी रिएक्टेंट 40% और प्रोडक्ट 60% बचेगा, मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब अब अगर आप 1% भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते हो तो तुरंत 1% प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाएगा। मतलब ये 40-60 का रेशियो अब मेंटेन हो गया। तो दूर से देखने पे आपको लगेगा रिएक्शन रुक गई, क्योंकि ना तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो रही है ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है। इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो गाइस थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है, डायनेमिक्स आपको बताएगा कि एक केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का क्या एक्सटेंट है, मतलब एक रिएक्शन किस हद तक जाकर इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। जैसे यहां पर मैंने बताया 10, फिर 100%, फिर 90, फिर 70, फिर 40% पर आकर इसने इक्विलिब्रियम अचीव किया। तो एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब आकर अचीव करेगी, ये आपको वो बताएगा। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे दैट थर्मोडायनेमिक्स क्या हेल्प करेगा, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प करेगा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड या इट हेल्प्स टू स्टडी, इट हेल्प्स टू स्टडी द एक्सटेंट, किस हद तक, स्टडी द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन टिल इट्स अचीव इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगी या किस हद तक जाकर अचीव करेगी, या एक्सटेंट टू विच इट अचीव्स इक्विलिब्रियम, हेल्प अस टू स्टडी द एक्सटेंट टू विच, ऐसा लिखना चाहिए, एक्सटेंट टू विच इट अचीव्स इक्विलिब्रियम। दूसरा, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स एक मैटर की सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में मदद करता है। सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की जो स्टडीज होती है उसको करने में आपकी मदद करता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो बल्क प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके के जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है उसको पढ़ने में आपकी मदद करता है। और तीसरा, ये आपको फीजिबिलिटी पढ़ने में मदद करता है, feasibility of a reaction under a given set of condition, feasibility of reaction under the given set of condition। मतलब मान लीजिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस दे दी कि इतना एटीएम प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, अब बताओ इस गिवन सेट ऑफ कंडीशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये वो अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के ये 3 मेजर रोल है जो हम पढ़ने वाले। पहला कि एक केमिकल रिएक्शन किस हद तक इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, यानी वो कितनी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसका इक्विलिब्रियम आएगा, या किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये वो अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। एक केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले जो भी मैटर होंगे, जो भी रिएक्टेंट होंगे, उनकी सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की आप स्टडीज कर सकते हो। और फिर एक केमिकल रिएक्शन एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन के अंदर कंप्लीट होगी नहीं होगी, वर्क करेगी नहीं करेगी, यह सब आपको समझने में आपकी थर्मोडायनेमिक्स मदद करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की, अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। तो गाइस पहला लिमिटेशन मैं आपको समझा दूं, इनके स्कोप में ही इनका लिमिटेशन है, इनके स्कोप में ही इनका लिमिटेशन है। और सबसे पहला लिमिटेशन आपको यह बताएगा कि एक केमिकल रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होगी, लेकिन यह उसके रेट के बारे में कभी बात नहीं करेगा। इट नेवर टॉक्स अबाउट रेट। मतलब एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, यह थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाएगा। तो मान लो एक केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि एक रिएक्टेंट है जो 100% है, प्रोडक्ट है जो 0% है, जब ये 70% और प्रोडक्ट 30% होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा बस। लेकिन यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा ये नहीं बता पाएगा। हो सकता है इसको आने में 10 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, या हो सकता है ये 25 सेकंड में आ जाए। रेट के बारे में कोई बात नहीं करता। और अगर ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करेगा तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्या होगा, इट नेवर डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ, ये इट नेवर डील्स, उसके साथ में
कभी कोई किसी प्रकार की बात नहीं करता आपका थर्मोडायनेमिक्स। क्या यह बात बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। मैं नहीं जानता कि आप किसी और जगह से अगर थर्मोडायनेमिक्स देखकर आए हो तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कितना जल्दी कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। मैं बार बार कहता हूं यह टफ चैप्टर है, मैं बार बार इस बात को मानता हूं, स्पेशली बायोलॉजी बैकग्राउंड वालों के लिए और मैथ्स वालों के लिए भी। यार कोई मतलब बचपन से सीख के थोड़ी आता है, ये नई चीज है और नई चीज में आप क्या करने वाले हो वो तो समझो। आप एनर्जी के साथ खेलने वाले हो, तो कौन सी एनर्जी और एनर्जी के साथ क्या खेलेंगे? कन्वर्ट करेंगे? नहीं, कितना कन्वर्ट हुआ ये देखेंगे। तो अब हम लोगों ने बेसिक बना लिया है। कल के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो बात करना शुरू करेंगे। आई डोंट नो चैप्टर की लेंथ कितनी बड़ी होगी। मुझसे कोई विनोद मुझसे नहीं पूछेगा कि सर लेक्चर कब खत्म होगा, टॉपिक कब खत्म होगा। शुरू किया है, खत्म अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई देखो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो यूट्यूबर जैसी हरकत तो करूंगा, वरना बच्चे बोलते हैं भीख मांगता है सब्सक्राइबर की। तेरा क्या जाता है बे, तेरा क्या जाता है? मेरा चैनल है बाबा, मेरे को जो करना होगा मैं करेगा रे। चलिए गाइस तो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स अच्छा हंसते खेलते मस्त मिमिक्री करते हुए पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि मैं मिमिक्री ज्यादा कर रहा हूं, क्या करूं रे बाबा, आदत से मजबूर हूं मैं तो करूंगा। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।